दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड यानी IBBI की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए वर्ष 2009, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2013 या फिर ऑप्शन डी 2016। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, वर्ष 2016। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और उत्तर हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को हम एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में IBBI के अध्यक्ष ने 5वां ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम लॉन्च किया है। IBBI का पूरा नाम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड है। यह भारत में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के मामलों से निपटने के लिए एक शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत की गई थी, इसलिए विकल्प डी सही है। यह इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 को लागू करता है। साथ ही ये कॉर्पोरेट व्यक्तियों एवं साझेदारी फर्मों के पुनर्गठन तथा दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, वर्ष 2016। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण का रोड मैप 2020-25 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। आपके ऑप्शन है ऊर्जा और संसाधन संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, नीति आयोग या फिर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नीति आयोग। चलिए एक्सप्लेनेशन जारी की बात को समझते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत ऊर्जा सप्ताह में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया। आपको बता दें कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को E20 भी कहा जाता है। देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में इसे एक ऐतिहासिक हरित पहल माना जा रहा है। इथेनॉल एक जैव ईंधन है जो कृषि अपशिष्ट के किण्वन द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्पादित होता है। इसे जब पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है तब यह जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करता है। गौरतलब है कि भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रोड मैप 2020-25 रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च करेगा। इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने विशेषज्ञों की एक समिति के जरिए तैयार किया है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला साइप्रस, दूसरा घाना गणराज्य और तीसरा माली गणराज्य। उपरोक्त में से किन सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी पुष्टि की है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1, 2 और 3। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो की सदस्यता का स्वागत किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी परिकल्पना भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को बढ़ावा देना है। ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड विजन को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। इसका सचिवालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। 2020 में इसके फ्रेमवर्क समझौतों में संशोधन के साथ संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्य अब इसमें शामिल होने के पात्र हैं। वर्तमान में 110 देश ISA फ्रेमवर्क समझौते के हस्ताक्षरकर्ता हैं, जिनमें से 90 देशों ने इसकी पुष्टि की है। साइप्रस, घाना गणराज्य और माली गणराज्य तीनों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी पुष्टि की है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निसार का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपके ऑप्शन है ह्यूमनॉइड रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, नई क्षुद्र ग्रह बेल्ट या फिर एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष ने निसार मिशन के लिए नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में आयोजित एक समारोह में भाग लिया। निसार का पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार यानी निसार है। निसार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसे 2014 में हस्ताक्षरित एक साझेदारी समझौते के तहत अमेरिका और भारत की अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा बनाया गया है। 2800 किलोग्राम के इस उपग्रह में एल बैंड और एस बैंड सिंथेटिक अपार्चर रडार यानी SAR दोनों उपकरण शामिल हैं। नासा ने इसके लिए एल बैंड रडार, GPS, एक उच्च क्षमता वाला
रिकॉर्डर और एक पेलोड डेटा सबसिस्टम प्रदान किया है, जबकि इसरो ने एस-बैंड रडार, जीएसएलवी लॉन्च सिस्टम और अंतरिक्ष यान प्रदान किया है। प्रक्षेपित होने के बाद यह पृथ्वी की सतहों में सूक्ष्म परिवर्तनों का अवलोकन करेगा, जिससे शोधकर्ताओं को ऐसी घटनाओं के कारण और परिणामों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। ये ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी संकेतों पर नजर रखेगा। साथ ही ये भूजल स्तर को मापेगा, ग्लेशियरों एवं बर्फ की चादरों की प्रवाह दर को ट्रैक करेगा और जंगल एवं कृषि क्षेत्रों की निगरानी करेगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। अगला प्रश्न है, यह एशिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट दामवंत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। ये 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारतीय निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। ये 2012 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली उत्तर प्रदेश की पहली महिला भी बनी। उपरोक्त अनुच्छेद के आधार पर इनकी पहचान कीजिए। आपके ऑप्शन है शिवांगी सिंह, भावना कंठ, तुलिका रानी या फिर मनीषा कल्याण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, तुलिका रानी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने भारतीय वायुसेना की पूर्व अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को उत्तर प्रदेश के G20 शिखर बैठकों का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तुलिका रानी G20 ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। आपको बता दें कि तुलिका रानी 2012 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली उत्तर प्रदेश की पहली महिला होने के साथ साथ एशिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट दामवंत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इन्होंने अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो और रूस में माउंट एल्ब्रस सहित भारत, नेपाल, भूटान, ईरान और अफ्रीका में कुल 24 पर्वतारोहण और ट्रैकिंग अभियान किए हैं। इनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए इन्हें 17 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें यूपी सरकार का रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार, फिक्की का वैश्विक महिला पुरस्कार आदि शामिल हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, तुलिका रानी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। कथन 2 है, उद्यम मित्र पोर्टल इस योजना से जुड़ा हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन सारी की बात को समझते हैं। एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने लगभग 3 वर्षों की अवधि यानी 2015 से 2018 के दौरान 1.12 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजन करने में मदद की है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉर्पोरेट एवं गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इसे 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन एक सही है। इस योजना के तहत दिए जाने वाले ऋणों को मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंक, RRB, लघु वित्त बैंक और NBFC द्वारा दिए जाते हैं। मुद्रा ऋण 3 श्रेणियों अर्थात शिशु, किशोर और तरुण में दिए जाते हैं। शिशु लोन की बात करें तो इसमें 50,000 रुपए तक के ऋण को शामिल किया जाता है। वहीं किशोर ऋण में 50,000 से 5 लाख रुपए तक की राशि को शामिल किया जाता है, जबकि तरुण श्रेणी के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के लोन को शामिल किया जाता है। इसके तहत ऋण प्राप्त करने के लिए उद्यम मित्र पोर्टल के जरिए आवेदन किया जा सकता है, इसलिए कथन 2 सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप के 12वें संस्करण में लगातार तीसरा खिताब जीता है? आपके ऑप्शन है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस खिताब के लिए ITBP ने फाइनल में लद्दाख स्काउट्स को 1-0 के स्कोर से हराया। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप के 12वें संस्करण का आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि ITBP बल की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। वर्तमान में ITBP लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जचेपलॉ तक लगभग 3500 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमाओं की सुरक्षा करती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई में भी इस बल की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है।
ITBP हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत और बचाव अभियान भी चलाती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारतीय संविधान का भाग 7 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। कथन 2 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो कथन सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाई। भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। इसलिए कथन 2 सही है। इसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थापित भारत के संघीय न्यायालय का स्थान लिया। भारतीय संविधान के मुताबिक भारत में शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ एक एकीकृत न्याय प्रणाली स्थापित है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश 1 और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, एक संवैधानिक निकाय है। कथन 2 है, यह प्रधानमंत्री को आर्थिक एवं संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। उपयुक्त में से कौन से ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो वैसे इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर और शोधकर्ता शमिका रवि को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EACPM भारत सरकार को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए गठित एक स्वतंत्र निकाय है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है, जबकि कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प बी सही हुआ। अर्थशास्त्री विवेक देबराय की अध्यक्षता वाली इस परिषद में वर्तमान में 1 पूर्णकालिक और 6 अंशकालिक सदस्य हैं। यह परिषद तटस्थ दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार के लिए प्रमुख आर्थिक मुद्दों को उजागर करती है। ये प्रधानमंत्री को मुद्रास्फीति, सूक्ष्म वित्त और औद्योगिक उत्पादन जैसे आर्थिक मुद्दों पर सलाह देती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा मध्य प्रदेश। उपरोक्त में से कौन से राज्य सेंट्रल जोनल काउंसिल के सदस्य हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, 2, 4, केवल 1, 2, 3, केवल 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4। हाल ही में देहरादून में सेंट्रल जोनल काउंसिल यानी मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक हुई। इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने भाग लिया। ये सभी राज्य इस परिषद का हिस्सा हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक निकाय हैं। इनकी स्थापना 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा की गई है। इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। पहला, केंद्र सरकार के गृह मंत्री। दूसरा, जोन में शामिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। तीसरा, जोन में प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री। और चौथा, जोन में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है, वर्तमान में सबसे अधिक रामसर स्थल भारत के किस राज्य में हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।